जदून साहब, तोशाखाना केस के मुताल्लिक ही सवाल ये कि ऑल्दो के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सेशन कोर्ट का जो फैसला है वो कलअदम करार देते हुए, जिसमें पीटीआई चेयरमैन की जानिब से आपको पता है दायर करदा जो तोशाखाना केस को नाकाबिले समाअत करार देने की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कॉन्सिक्वेंटली द एप्लीकेशन एंड क्वेश्चन शैल बी डीम्ड टू बी पेंडिंग एंड डिसाइडेड अफ्रेश बाय द लर्नेड ट्रायल कोर्ट विद इन 7 days। तो सर, इसका मतलब भी नाजरीन को समझा दीजिए कि ये दोबारा से ट्रायल कोर्ट में क्यों भेजा गया यह मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस जो केस था इसमें 2 मेन पॉइंट ये थे कि नंबर 1 कि एक तो कह रहे थे इनके मुताबिक जी ये टाइम बार्ड है, 120 दिन के बाद केस फाइल किया गया है तो ये मेंटेनेबल नहीं है केस। और दूसरा ये था कि एथोराइजेशन का इशू था कि जो कमीशन है उसने एथोराइज नहीं किया बल्कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने एथोराइज किया है। सेक्रेटरी इज नॉट इलेक्शन कमीशन एज पर द इलेक्शन एक्ट या एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो इनके 2 ये मेन तराज थे तो वो आगे फिर उस कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की तो वो हाई कोर्ट में आगे क्रिमिनल रिवीजन की और ये इनको 12 मई को 8 मई को इमरान खान गिरफ्तार होते हैं और 12 मई को इन्हें ये रिलीफ मिला कि स्टे हो गया प्रोसीडिंग नीचे। हालांकि नीचे कोर्ट भी कंस्टिट्यूट हो गई थी और उस कोर्ट पे भी इन्होंने, मैं आपको बताता चलूं कि नो कॉन्फिडेंस किया था कि वहां पे उन्होंने कहा जी आप इस कोर्ट पे हमें एतमाद नहीं है। एक बात में बिल्कुल मतलब इसमें कोई मैं साइड ही लेना चाहता, लेकिन जिस केस को पीटीआई वाले डिले करना चाहें उनके पास बिल्कुल अपरेटस भी है, मोडस ऑपरेंडी भी है, वो डिले कर सकते हैं। तो अभी इस केस की मुझे ये फेट लगती है कि पहले तो केस बड़ा तेजी चल रहा था लेकिन अभी ये मजीद डिले होगा। अभी ये 7 दिन का टाइम इसलिए दिया है कि आप इनकी जो आर्गूमेंट्स है या इनकी मौजूदात जो है इनको दोबारा आप सुने और सुन के एक रीजनेबल डिसीजन दिए कि आया ये केस चल सकता है या नहीं है। तो अब अगर 7 दिन में, तो मुश्किल ही मुझे लगता है कि 7 दिन में ये पीटीआई वाले खुद ही कंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, 2 कोर्ट की डायरेक्शन है तो वो ये तरीके जानते हैं कि केस को किस तरह डिले किया जाए। तो अगर 7 दिन के बाद कोई फैसला होता है ये दोबारा हाई कोर्ट में आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में अब ये काम चलता रहेगा और ये चलाने में बड़े आपको पता है एक्सपर्टीज है इनकी। आप कह रहे हैं कि इनके पास तमाम एपरेटस भी मौजूद है और इनके पास एक्सपर्टीज भी मौजूद है। राजा साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? ये करेंगे राजा साहब मुझसे इत्तेफाक, वरना मैं राजा साहब को मजीद आर्गूमेंट दे सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ कि दे कैन डू दैट। अच्छा राजा साहब, आपकी क्या इस पर राय है और आपको लगता है कि 7 दिन के अंदर ये कहीं किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा? और जो डिसाइडेड अफ्रेश की बात है तो नए ग्राउंड्स भी सामने आ सकते हैं। देखिए, वकील तो यही उसका एक टेक्निक होती है उसके पास, ये उसके शोबे से ताल्लुक है कि जी वो डिले भी करता है केसेस को, टाइम भी बोरो करता है, कहीं वो कोशिश करता है कि जी सालों केस ना चल सके। कहीं हमने देखी अपीलें जो सालों साल नवाज शरीफ की पड़ी हुई हैं नहीं चल रही, वकील ने कहा जी ये तो इनके प्लेटलेट्स कम हो गए, इनको जाने दें। तो वकील के पास तो रास्ते बहुत से होते हैं। अब ऑब्वियसली ये जो पीटीआई खुशी मना रही है, मैं नहीं समझता कि कोई उनके हक में फैसला आया है या वो कोई केस खत्म हो गया है। ऑल्दो जो जज साहब थे इस ट्रायल कोर्ट के, वो तो अपना फैसला दे चुके थे कि जनाब इसमें ये टाइम बार्ड भी नहीं है और ये सही है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेहतर समझा कि जी नहीं, इस पे आप दोबारा से फाइंडिंग्स दीजिए। तो अब विद इन 7 days वो दोबारा से यही जो जदून साहब ने 2 मेन पॉइंट्स बताए हैं, पूरा इस केस का जो क्रक्स है वो यही है कि 2 चीजें डिटरमिन करनी है, बल्कि एक चीज है सेक्शन 137 सब क्लॉज 4 है इलेक्शन एक्ट की, और वो कहती है कि अगर इसको समझने का बात है कि ये केस कोई वो नहीं है कि घड़ी किसने बेची, कितने की बेची, दुकानदार आ गया, रसीदें आ गई। ये केस है कि जनाब आपने एक गोशवारा जमा कराया और उस साल के गोशवारे में आपने ये इंदराज करने के बजाय अगले साल के गोशवारे में इसकी एंट्री की। बिल्कुल, नॉट जस्ट अबाउट नॉमिनेशन पेपर्स, सालाना गोशवारे नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये सिर्फ उस गोशवारे की स्टेटमेंट की हद तक है। इसमें ये नहीं है कि घड़ी बेची, सस्ती बेची, उसको कैसे बेचा, क्यों नहीं बेचा, जो एक आम पब्लिक को बताया जा रहा है। तो अब उसमें ये होता है कि अगर कोई मेंबर जोन सा है पार्लियामेंट का, वो अगर अपना स्टेटमेंट जोन सी है वो फॉल्स देता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ विद इन 120 days जोन सा है वो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस का
केस फाइल कर सकती है, प्रोसीडिंग्स कर सकती है। बट इन द इंस्टेंट केस जो पीटीआई का स्टांस है वो ये है कि चूंकि 120 दिन से तो बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, इसलिए ये टाइम लिमिटेशन पे हिट होता है। ठीक है, तो इस इश्यू को डिसाइड किया जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा हाई कोर्ट आएंगे, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये कोई इतना आसानी से मुझे लग रहा है कि ये ट्रायल होता हुआ जल्दी में नहीं दिखाई दे रहा। बट जदून साहब, तोशाखाना केस में अगर सजा होती है, नाअहली की तलवार तो पीटीआई चेयरमैन के सर पे लटक रही है, सजा होती है, कन्विक्शन के नतीजे में नाअहली की मुद्दत क्या होगी? देखिए, मैं जिस तरह राय साहब ने कहा, मैंने पहले अपना यही पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि ये ट्रायल जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे ऑलरेडी उसको कोर्ट पे इन्होंने नो ऑब्जेक्शन कर दिए, नो कॉन्फिडेंस कर दी है, और ये मजीद इसको आगे लेके जाएंगे। और मैं बिल्कुल 100% ये राय साहब ने मुझसे इतफाक किया है कि ये केस जो है ना, वो क्योंकि वो समझते, अगर ये बिल्कुल सिंपल सा केस होता है ना, तो फिर ये कहते जल्दी जल्दी फारग कर दो। उसमें यह है, बिल्कुल राज साहब ने सही कहा, मैं जैसे उनको आगे सेकंड करता हूँ कि ये जो घड़ी बेच के इन्होंने इनकम शो की थी, वो उसके शुआरे में उन्होंने शो नहीं की थी। इसमें यही कहा था कि आपने कंसीलमेंट ऑफ द एसेट्स जो है, कंसीलमेंट ऑफ द इनकम की है, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा ये करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, और करप्ट प्रैक्टिस की सजा जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है। तो 3 ईयर के बाद अब तो डिस्क्वालिफिकेशन वैसे भी 5 ईयर उन्होंने कर दी है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इसमें कोई 10 दिन में, अगर अभी देखें ना 7 दिन के बाद ये फैसला होता है, फिर वो हाईकोर्ट में आ जाएंगे, हो सके हाईकोर्ट में छुट्टियां हो सकता है 2-4 महीने और लग जाएं। तो ये इस इलेक्शन में तो मुझे नहीं इसका फैसला होता नजर आता है इस केस का। और सर ये ताहयात नाअहली भी नहीं बनती? नहीं, ताहयात नाअहली तो खत्म हो गई, अब एक्ट तो आ गया ताहयात नाअहली का, वो तो 5 ईयर कर दी उन्होंने। 62(1)(f) के तहत हुई है। नहीं, इसमें तो देखें ना, इसमें तो ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, इसमें किस तरह होगी? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जिसमें बिल्कुल कोई दी थी, 62(1)(f) में उन्होंने कहा था इनकी ताहयात नाअहली, बल्कि ये केस तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने इसलिए किया था कि इनको 62(1)(f) के अंदर जो अमीन सादुक और अमीन ये नहीं इन्होंने छुपाया है, वो डिक्लेयर करे, वो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है ये करप्ट प्रैक्टिस में क्रिमिनल ऑफेंस बनता है और इसका समरी ट्रायल होता है, इलेक्शन कमीशन रेफरेंस बना के भेजता है। तो उस पर अब ये डिबेट होनी है कि रेफरेंस, अगर इलेक्शन कमीशन ने, इसमें ये भी क्वेश्चन हाईकोर्ट ने उठाया था कि चले अगर किसी अनऑथराइज्ड बंदे ने भेजा है तो उसकी राय साहब की बताया, हमारे वकला में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात वकालतनामा साइन नहीं होता, तो वो रेक्टिफिकेशन हो सकती है इस केस की, वो पूरे केस को प्रेजुडिस नहीं करता। तो अगर कोई एथोराइज बंदा नहीं होता, ये कंपनी का सेक्रेटरी नहीं करता, तो वो दोबारा उसको एथोराइजेशन रेक्टिफिकेशन के जरिए भी कर सकता है। इसमें ये भी एक पॉइंट बड़ा उठाया था, फिर हाईकोर्ट ने इसको क्लैरिफाई करके दोबारा कहा है कि दोबारा इस पे अपनी फाइंडिंग दे। लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन मुझे नजर नहीं आ रही है इस केस में। ठीक है, जो 63(1) राज साहब 63(1)(p) की जो बात की जाती है, जो डिस्क्वालिफिकेशन ईसीपी की जानिब से हुई थी अंडर 63(1)(p), बट साथ साथ इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी, और चूंकि इस तहरीरी हुक्मनामे में ये बात दर्ज है कि उनकी जानिब से भी कहा गया था कि कंप्लेंट जो फाइल की गई थी वो वैलिडली की गई थी एंड डज नॉट सफर फ्रॉम एनी लीगल इन्फर्मिटी। बट राज साहब, इंटेंशन बिहाइंड ओमिशन कैसे प्रूव होगी? देखिए, इंटेंशन की बात नहीं है, ये एक प्रोसीजर की बात है। इफ अ लॉ प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर, इट हैज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टो सेंसो इन दैट मैनर। अगर उसको आप नहीं करते तो फिर कुछ एक्ट्स होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं, उससे पूरा केस खत्म होता है या नहीं होता। ये चीजें ही तो आप उसने डिटरमिन करनी है ट्रायल कोर्ट ने कि जी क्या ये जो डिफेक्ट है ये उसके पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को विशिएट कर देगा, खत्म कर देगा, या ये डिफेक्ट्स रेक्टिफाई हो सकता है। सो दीज पॉइंट्स वुड गो टू द ट्रायल कोर्ट, वो देखेंगे और फिर दोबारा आएगा। एंड इसमें कोई ऐसी पैनिक का कोई इशू नहीं है इस केस। राइट, जदून साहब, ये जो नैब ऑर्डिनेंस की जो बात की गई और फिर एक और हुक्मनामा जारी किया गया कायम मकाम सदर मुमलिकत की जानिब से सादिक सिंजरानी साहब ने, और वजीर आजम की एडवाइस के साथ आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों में इजाफा भी कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है 2023 का, सिर्फ एक तरफ पहले हमने देखा अमेंडमेंट्स आई, कानून बनाया गया और उसमें जो 90 रोज का रिमांड था उसको 14 दिन कर दिया गया, अब 14 दिन को दोबारा से 30 दिन कर दिया गया है। फिर चेयरमैन नैब को अथॉरिटी दे दी गई है उनके पास वारंट गिरफ्तारी जारी करने का, वो भी एक इंक्वायरी, एक तफ्तीश के स्टेज पर। ये आपको लगता है कि मतलब रातों रात ये क्यों किया जा रहा है? कोई हुकूमत किसी कंफ्यूजन का शिकार है या जाते जाते कुछ इनकंसिस्टेंसी मतलब देखने में आ रही है? ये किसको बेनिफिट कर रहे हैं?
ये इसमें अब तो मैं कोई नैब को नहीं प्रेजेंट कर रहा, ना इसमें इसमें कोई आई एम वाज इन द कंसल्टेशन प्रोसेस। लेकिन देखिए, अब पहले 90 डेज का जो रिमांड उन्होंने खत्म किया, तो 90 डेज के रिमांड को भी पीटीआई ने चैलेंज किया है कि जी ये भी गलत है। तो फिर उन्होंने 14 डेज का किया था, तो उसको उन्होंने चैलेंज किया है। अब ये 14 से 30 डेज कर दिया, तो इसमें एक एक्स्ट्रा उन्होंने कहा जी कि जो नैब का चेयरमैन है वो अरेस्ट कर सकता है अगर वो जो एलिजिडली एक्यूज्ड है, अगर वो कोऑपरेट नहीं करता, वो इन्वेस्टिगेशन बार बार बुलाने के बावजूद नहीं आता। ये तो मेरे ख्याल में इतना वो नहीं है कि अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि आयोग के पास ये पावर होती है, या जिस तरह अब बेल मिल रही है पीटीआई के चेयरमैन को, उसमें ये डायरेक्शन दी जाती है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, और नैब के केस में भी डायरेक्शन है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। जदूर साहब, माफी, महज इल्जामात की बुनियाद पर अरेस्ट भी हो सकते हैं? नहीं, ये मैं आपको बताने वाला था, आपने इंटरप्ट कर दिया है। अब ये देखें ना, चेयरमैन का काम है वो मटेरियल देखेगा। जब कोई बंदा देखो ना लिबर्टी कर्टेल करते हैं, आप किसी को अरेस्ट करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली यू हैव टू सी द एविडेंस, यू हैव टू सी द मटेरियल। उस एविडेंस और मटेरियल के बाद जो है आप एक डिसीजन करते हैं कि इसकी अरेस्ट जरूरी है, अरेस्ट के बगैर जो है इसका ये जो कोऑपरेशन नहीं हो सकता, या इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होगी, या ये इंटेंशनली ये बंदा जो है अवॉइड करना चाहता है, या ये कोऑपरेट नहीं करता। तो उसमें देखे ना, पुलिस का कोई केस होता है, एफआईए करता है, किसी भी एजेंसी का होता है, तो उसका आईओ होता है, उसके पास पावर होती है, पावर टू अरेस्ट अ पर्सन हु इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन, और वो इंटेंशनली अवॉइड करता है। इसमें एक ये बात भी है ना कि अगर बंदा कोऑपरेटिव हुआ है, तो हो सकता है वो केस जो अब कन्फ्रंट करेंगे ना एविडेंस के, ये वाली एविडेंस से आपके खिलाफ ये काम आपने किया है, वो कहेगा ये एविडेंस नहीं है मेरे खिलाफ, इसका कोई कोलैबोरेशन और करें, तो हो सकता है वो उसमें बरी भी हो जाए, या उसके खिलाफ केस न भी बनता हो। कलेक्शन ऑफ एविडेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर आदमी को हर सूरत में प्रोसिक्यूट करेंगे, ये बात नहीं होती। कलेक्शन ऑफ एविडेंस या प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि आप उसके प्रो एंड अगेंस्ट एक मटेरियल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको कन्फ्रंट करते हैं। अगर वो कन्फ्रंट होता है, अगर वो कहता है जी उसे कोई एक एक्सकल्पेटरी या इनकल्पेटरी वो उसमें मटेरियल आता है, तो अकॉर्डिंगली फिर वो डील होता है बंदा। राइट, बट जदून साहब, इंप्रेशन चूंकि इन तरमीम से यही मिल रहा है कि शायद परहैप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और खदशात कुछ इस हवाले से इजहार किए जा रहे हैं उसके कि उनको और उनकी एहलिया को गिरफ्तार किया जा सकता है 190 मिलियन पाउंड का जो केस है। बट राजा साहब, क्या महज राइट राजा साहब, क्या महज ये सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आपके ख्याल में ये नैब कवानीन में इतनी मतलब अहम तरामीम की जा सकती हैं? ऑल्दो कि वी ऑलरेडी नो पीटीआई की और चेयरमैन की जानिब से एक पिटीशन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच है वो उस पर समाअत मुकम्मल भी कर चुका है। असल में जो ये मौजूदा हुकूमत है, ये तो नैब तरामीम इनका एक पसंदीदा मशगला है, और टेलर्ड मेड नैब तरामीम ये करती हैं। पहले इन्होंने केस टू केस बेसिस पे ऐसी तरामीम की कि एक केस को उठाओ, ये कैसे खत्म होता है कि जी नैब में अगर ये अमेंडमेंट कर दी जाए 50 करोड़ से कम करके 49 कर दो, खत्म होता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ओमनी ग्रुप का केस है, तो जी आप इसको मनी लॉन्ड्रिंग को निकालें, ये खत्म होता है। टैक्स का मैटर है, आप ऐसे करते हैं। तो वो जो सेट ऑफ अमेंडमेंट्स थी वो टेलर्ड थी कि केस टू केस बेसिस पे के केसेस को खत्म करना है। फिर जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट्स की, क्या अचानक से जरूरत पड़ गई कि गवर्नर को ऑर्डिनेंस के जरिए पार्लियामेंट की हुई अमेंडमेंट्स को रिवर्स करना पड़ गया। तो फिर हमें नजर आया कि अब इनको जरूरत पड़ गई कि वो तो केसेस बंद करने के लिए हम अमेंडमेंट्स कर रहे थे अपने, अब यहाँ पे केसेस खोलने के लिए और केसेस में इम्प्लीकेट करने के लिए हमें कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स की जरूरत है कि जिसमें खाली ये अरेस्ट की हद तक अमेंडमेंट्स नहीं है, इसमें वादा माफ गवाह की अमेंडमेंट है, इसमें ये अमेंडमेंट है कि सेक्शन 14A जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि अगर किसी को कोई तोहफा दिया जाता है तो अब वो शख्स साबित करता फिरे कि जनाब ये तोहफा जो उनसे है मैंने करप्शन के लिए नहीं लिया, ये तो वाकई उसकी नीयत सही थी। तो जो पहले पूरा वावेला होता था कि जी नैब साबित करे कि बर्डन ऑफ प्रूफ, इन्होंने उसी को केसेस को खत्म कराने के बाद अब दोबारा से कर दिया। तो बज़ाहिर दो केसेस हमें नजर आ रहे हैं, एक ये तोशा खाना वाला एंड ऑन टॉप जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी है, उसको सामने रख के ये तमाम अमेंडमेंट्स की जा रही हैं कि किसी तरीके से फिट इन किया जाए कि जो बंदे हैं उनको लॉ के जरिए अमेंड करके
इम्प्लीकेट किया जाए। एक सेकंड, ठीक है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है अलीना कि पहले तो नैब का अदारा सिर्फ पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता था, अब तो कानून ही वो मोम की गुड़िया बन गई है कि जिसको जब चाहा अमेंड कर लिया। अदारा तो भले से तैयार बैठा है, तो अब कानून के साथ भी ये खिलवाड़ हो रहा है। राइट, बट राज साहब, कैन पीटीआई, मतलब जदून साहब, कैन पीटीआई ऑब्जेक्ट टू इट? बिकॉज यही कुछ उनके दौरे हुकूमत में भी हो रहा था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब की भी जजमेंट मौजूद है जिसमें अरेस्ट के भी हवाले से कहा गया था कि नैब जो है वो किसी भी स्टेज पर मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है। बहरहाल ये तमाम चीजें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, लोग भी जानते हैं। थैंक यू सो मच जदून साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा आमिर अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें प्रोग्राम रैप अप करने की तरफ जाना है। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर माहिर कानून, तज्जियाकार एंड साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम मदीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।